करना चाहूंगा इंजीनियर BL सुखड़िया, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, प्रदेश संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा राजस्थान। आप आए, अपनी बात रखें। समाज के सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए आज का ये जो महापुरुषों का जन्म जयंती समारोह जो ज्योतिबा फूले और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन दोनों महापुरुषों का संयुक्त जन्म जयंती समारोह आज गुड़ामालानी में, तहसील गुड़ामालानी बेडाना में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में जो संतों के सानिध्य में और तमाम समाज सेवक और समाज का नेतृत्व करने वाले, राजनीति में जो अपनी भागीदारी निभाने वाले, जो आज मंच साझा कर रहे हैं, आज इस भव्य आयोजन में बेडाना और गुड़ामालानी के आसपास के तमाम बुद्धिजीवी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, हर वर्ष की तरह हम लोगों ने इस वर्ष भी महापुरुषों की जन्म जयंती का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से किया। आज इस मौके पर बाबा साहब और ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के इस पर्व पर आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। साथियों, जन्म जयंती मनाना ये केवल मकसद नहीं है। आयोजन समिति द्वारा, चूंकि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल थी, लेकिन फिर भी लगातार आयोजन समिति द्वारा ये जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आपके यहाँ पे बेडाना में आज का ये जन्म जयंती उत्सव आयोजित किया जा रहा है। समिति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, कई बार हम देखते हैं कि ऐसे आयोजन में तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जहां वैचारिक बात होनी चाहिए, विचारधारा का प्रबोधन होना चाहिए, वहां पे लोगों की उपस्थिति नगण्य हो जाती है। आज मुझे खुशी है कि जो आयोजन समिति द्वारा इतना अच्छा प्रयास किया गया और उस प्रयास के कारण ही आज इतने बुद्धिजीवी लोग मंच पे भी मंच साझा कर रहे हैं, उनके विचार सुनने को मिल रहे हैं और श्रोता लोग भी, युवा लोग भी, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित है। महंत जी ने अपने उद्बोधन में जो एक शिक्षा की ज्योति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में शिकारी और चिड़ियाओं का उदाहरण दिया। हमें शिकारी की ताकत को भी पहचानना होगा और
चिड़ियाओं की अपनी एकता को भी देखना होगा। शिकारी क्या षड्यंत्र कर रहा है और शिकारी है कौन? अभी अभी संचालक महोदय ने सर छोटू राम जी के बारे में एक बात कही। सर छोटू राम जी अक्सर कहा करते थे, ए मेरे भोले भाले भाई, एक तो बोलना सीख दे और एक दुश्मन को पहचान ले। 1992 में, जब 1991 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया, सरकार द्वारा मंडल कमीशन लागू किया गया और उसके विरोध में दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट में 32 ब्राह्मणों द्वारा याचिका लगाई गई उसके विरोध में। मंडल कमीशन किसके लिए था? ये हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। संविधान में आर्टिकल 340 किसके लिए था? ये हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हमारा समाज का सबसे बड़ा वर्ग, जिसको आज पिछड़ा वर्ग कहते हैं, और वर्ण व्यवस्था का जो शूद्र है, उनको मंडल कमीशन द्वारा, उनकी सिफारिशों के द्वारा सरकार ने उनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया, प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो उस जो फैसले सरकार ने जो ये प्रावधान किया, उसके विरोध में 32 ब्राह्मणों द्वारा याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। केवल एक जाति के लोगों ने 32 याचिकाएं उसके विरोध में लगाई थी। क्या फिर भी ये कहने को रह जाता है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कौन कर रहा है और कौन आज शासन व्यवस्था में शासक बना हुआ है? साथियों, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत जरूरी है। कौन इंडिया गेट पे संविधान को जला रहा है? किस संघ ने संविधान को आजादी के समय में जलाया था? ऐसे लोगों की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। आज कौन लोग हैं जो हमारे प्रतिनिधित्व के विरुद्ध में स्टेटमेंट देते हैं और प्रतिनिधित्व के विरोध में कार्य कर? जिला मुख्य लेवल पर राजस्थान में भी उसको लेकर हम 15 मार्च से घूम रहे हैं। हमने ट्राइबल बेल्ट में जो कार्यक्रम लिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां पर हमारे ओबीसी के कुछ साथी मंच साझा करने आए, हमारे अतिथि बनने आए, और वो जो लोग वहां के टीएसपी क्षेत्र, वहां के जो ओबीसी के साथी, ओबीसी अधिकार मंच बना हुआ है राजस्थान में, और वो लोग हमें ये अपनी पीड़ा बता रहे थे कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया गया है। आज जिन्हें हम ओबीसी के मुख्यमंत्री कहते हैं, जिन्हें हम ओबीसी के प्रधानमंत्री कहते हैं, वो जो ओबीसी का जो मंच बना हुआ है, उनका मेमोरेंडम लेने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास में समय नहीं है।
वो ये चाहते हैं कि आपने ईडब्ल्यूएस 10% दे दिया, जितनी संख्या एसटी कोटे की है उनको अपना हक दे दिया, जितनी संख्या में वहां टीएसपी क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अपना हक दे दिया, और जो बचा हुआ है वो आप जनरल कैटेगरी में छोड़ दिया। तो जो ओबीसी, वो बता रहे हैं कि 94 जातियां हमारी ये टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी की रह रही है, लेकिन उसके बाद भी उनको 0 प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और उसको सुनने को कोई तैयार नहीं। कुछ समय से वो लोग हमारे साथ में मंच साझा कर रहे हैं। ज्यादा लोग तो नहीं आते हैं, हमारे साथ में भी जरूर 2-3 उनके प्रतिनिधि यहां उपस्थित है। खुशी की बात है। ये क्षेत्र पूरा शिवाजी के वंशजों का क्षेत्र है, सर छोटू राम जी के वंशजों का क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद में जब हम लोग उनके अधिकारों के लिए, उनके जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो सहयोग की बात तो अलग रहती है, मंच साझा करने के लिए भी एक का दुख का प्रतिनिधि वहां उपलब्ध होता है। किस तरह से आप लोग अपनी जाति आधारित जनगणना की जो मांग बामसेफ और उसके सह संगठनों द्वारा विषय बनाकर पूरे भारत में 2011 से पहले जन जन को जागृत करने के लिए विषय बनाकर चर्चा कर रहे हैं, और आज ये मुद्दा 2011 में षड्यंत्र पूर्वक उसको पीछे धकेल दिया गया। जनगणना करवाई गई जाति आधारित जनगणना, लेकिन उसके आंकड़े न तो कांग्रेस ने बाहर दिए और न बीजेपी बाहर देने को तैयार है। आज हम लगातार ये मांग कर रहे हैं और आज वो मुद्दा पूरे भारत का आम लोगों का मुद्दा बन गया है, और अगले कुछ समय में वो आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। तो हमें ये जरूर सोचना होगा कि जो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हमारे वर्ग से है, हम उन्हें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का हितैषी मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो हमारे हितैषी है? क्या वो वास्तव में हमारे प्रतिनिधि है? ये हमें सोचना होगा। कहीं ये तो नहीं है कि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिस तरह से हमारे एमएलए एमपी होते हैं। सदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधान, जिला प्रमुख, यहां से नीतियां नहीं बनती है, नीतियां एमपी एमएलए बनाते हैं, कानून एमपी एमएलए बनाते हैं, और वहां इस तरह से षड्यंत्र चलता है, इस तरह से शासक वर्ग हावी रहता है कि हमारे सारे अधिकार हर स्तर पर खत्म किए जा रहे हैं। अभी एक जगह हम कार्यक्रम ले रहे थे, वहां पर एक पीएमओ साहिबान, हॉस्पिटल में जिला मुख्यालय पर होता है पीएमओ, डॉक्टर साहिबान, वो मंच साझा कर रहे थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, ये नीट का मुद्दा इस बार कुछ शासक वर्ग को ज्यादा खटक रहा है। ये नीट का मुद्दा जो परसेंटाइल बेस पे कर रखा है, समझना होगा उसको। पहले परसेंटेज बेस पे भर्तियां होती थी, आजकल उसको परसेंटाइल बेस पे कर दिया गया है, और इस परसेंटाइल बेस में क्या धोखा हो रहा है हमारे बुद्धिजीवी लोगों को, यह समझना होगा।
उसके अंदर क्या हो रहा है साथियों कि जो परसेंटाइल बेस पे बिल्कुल नीचे तक सबको कहते हैं कि आपको पास कर दिया गया है, और उसके अंदर से कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटे की होती है, और उस मैनेजमेंट कोटे में क्या षड्यंत्र होता है, उस मैनेजमेंट कोटे पे, यानी जो प्राइवेट संस्थाओं में जो मैनेजमेंट होता है उसकी मर्जी पे होता है, और वो क्या करता है, वो लाखों रुपए उस कैंडिडेट से लेकर और फिर उसको एडमिशन देते हैं। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4-5 लाख में डॉक्टर बन जाता है, वो 70-80 लाख में डॉक्टर बनता है, और उसको एक मुश्त में एडमिशन के टाइम पे वो राशि जमा करवानी पड़ती है। ये परसेंटाइल के नाम से हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इसको समझना होगा। ये ओबीसी वर्ग जो संख्या में बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी आज भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां तक एकता की बात की जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक, ये समाज का सताया हुआ वर्ग, समाज का ये जो वंचित किया हुआ तबका, उसको एक मुट्ठी बनना होगा। और इसको मुट्ठी बनाने का दायित्व किसका है? मुट्ठी बनाने का दायित्व हम जो आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज को जो दिशा दे रहे हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इस चारों समूह को इकट्ठा करना होगा। दुश्मन ने षड्यंत्र पूर्वक हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगाया, और जो ही क्रीमी लेयर ओबीसी पे लगा, जो ओबीसी का एक स्कूल लेक्चरर, 2nd ग्रेड का टीचर, वो 8 लाख की आय से ऊपर निकल गया, वो अपने बच्चे को आरक्षण की बदौलत, संवैधानिक प्रावधानों की बदौलत उसको जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ उसको नहीं दिलवा सकता। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, जो समाज को नेतृत्व दे सकता है, वो उस ओबीसी वर्ग से बाहर निकल गया, अपने आप को जनरल मानने लगा। और जब ये बाहर निकल गया, तब वो अपने आप को जनरल मानते ही उसका जो समाज का नेतृत्व करने वाला तबका था, समाज को जो दिशा देने वाला तबका था, वो बाहर हो गया। जो अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस बना सकता था, पीसीएस बना सकता था, आरएस बना सकता था, आरपीएस बना सकता था, बड़ा अधिकारी बना सकता था, उसको क्रीमी लेयर में डाल के और उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। और ये धोखा धीरे धीरे ये षड्यंत्रकारी एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भी, एससी, एसटी के साथ भी ये करने वाले हैं, उसको हमें समझना होगा। तो ये दुश्मन कौन है, हमें दुश्मन की पहचान करनी होगी। आज दिन तक हम धोखे में हैं। हम ये कहने को ये कह देते हैं कि नहीं, किसी को टारगेट मत करो। अब किसी को मलेरिया हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया का इंजेक्शन ले लेते हैं, कुनैन ले लेते हैं, और बुखार उतर जाता, मलेरिया खत्म हो जाता है। क्या फिर भी मलेरिया ना हो उसकी गारंटी कोई ले सकता है क्या? तो उसके लिए क्या करना होगा कि दोबारा हमें मलेरिया ना हो, मच्छर को मारना होगा, मच्छर पनपने से मच्छरों को रोकना होगा। तो हमारा असली दुश्मन कौन? असली दुश्मन मलेरिया बीमारी नहीं है, बल्कि मच्छर है असली दुश्मन। इसलिए हमें असली दुश्मन को पहचानना होगा।
आज जो असमानता, जो सामाजिक असमानता है, वो सीढ़ी नुमा व्यवस्था कर रखी है। ऊपर से नीचे, जिसके पास में ऊपर बैठा है उसके पास में जो जातिगत व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके पास में सारे अधिकार है। और धीरे धीरे जो जो नीचे नीचे आते जाते हैं, अधिकारों में और मान सम्मान में कमी होती जाती है। जो सबसे नीचे बैठा है और उससे ऊपर जो बैठा है, वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि मेरे नीचे भी कोई एक है। जब तक इस समूह को इकट्ठा करके ये जो विषमता निर्माण की गई है, सामाजिक विषमता निर्माण की गई है, और उसके सामाजिक विषमता निर्माण करके और ये प्रजातंत्र को खोखला किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने 1952 में ये बोल दिया था कि ये जो विषमता है, ये विषमता करने वाला कौन है, इसके कारणों को पहचानना होगा, ये विषमता निर्माण करने वाले को समझना होगा। और आज जो ये विषमता इतने सालों से, 52 के बाद भी ये विषमता समाज में और विकराल रूप धारण कर चुकी है, इस विषमता को समझना होगा। आज ये विषमता हमारे आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, क्योंकि गरीब बनेगा तभी वो वोट बेचने को मजबूर होगा। राजनीति में विषमता निर्माण कर रखी है। अभी अभी आरएलपी के चौधरी साहब ने कहा ना कि नेम प्लेट पे नाम नहीं लिखा जाता है, वर्किंग प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा जाता है। हम तो कहते हैं हमारे लोगों को पोस्ट दी जाती है, पावर नहीं दिए जाते हैं, पावर छीन लिए जाते हैं। ये राजनीतिक विषमता है। उसके बाद में सांस्कृतिक विषमता है। सांस्कृतिक विषमताएं इतनी बुरी तरह से हमारे लोगों में घर कर दिया है। हम हमारे किसी भी कोई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में भी हमें सोचना पड़ता है। उसके लिए भी दुश्मन कोई न कोई षड्यंत्र करने को तैयार होता है। बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, वो भी दुश्मन को खटकने लगा है। और बाबा साहब का और ज्योतिबा फुले का भी ब्राह्मणीकरण करने के लिए वो लोग हमारे साथ में जबरदस्ती मंच साझा कर रहे हैं। इसको समझना होगा। क्यों वो षड्यंत्रकारी हमारे साथ में आते हैं? क्यों वो समरसता की बात करते हैं, समानता की बात क्यों नहीं करते हैं? ये लोग, उनको कहिए कि जो अगर साथ में रखना है, आइए हमारे साथ में आंदोलन में साथ में आइए। जातियां खत्म करने के लिए आइए हमारे साथ में। ये जो वर्ण व्यवस्था निर्माण कर रखी है, उसको खत्म करने के लिए हमारे साथ में आइए। कितने आरएसएस के लोग हमारे साथ में आते हैं। अरे तुम लोग हमारे बच्चों को 10-10, 12-12 साल के बच्चों को शाखाओं में ले जा के उनका भविष्य खराब करते हो। उदयपुर में एक बच्चा आया जो 22-23 साल का जवान था। वो बच्चा आया, उसने कहा कि मैं 12 साल से शाखा में जा रहा हूं, और वहां जाते जाते मेरा ब्रेन वॉश किया गया। आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूं, किसी काबिल नहीं रहा हूं। अगर मैं पढ़ लिख लेता तो मेरा रोजगार ले लेता, लेकिन मुझे इस तरह से तैयार किया गया। आज मैं हमारे लोगों को भी कहता हूं कि केवल जय भीम के लिए तैयार मत रहो, उनके सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाओ। उन्होंने जो हमारे लिए मानवता के कल्याणकारी काम किए हैं, वो हमारे लोगों तक पहुंचाओ। लोग आज देश को बांटने के लिए बातें करते हैं, तरह तरह के आंदोलन करते हैं।
हम किसी को जयंती मनाने के लिए मना नहीं करते हैं, और जयंतियों के नाम पे वो दंगा फसाद करवाते हैं, वो उसका हमारे विरोध है। देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं, वो हमारे दुश्मन है। इसलिए उसको पहचानना होगा कौन भेड़िए हैं जो हमारे बीच में से जाके उन नालायकों को मजबूत करता है। उनके पर कतरने होंगे, उनको राजनीतिक रूप से पंगु बनाना होगा, यह हमें समझना होगा। हम लोग, मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, दो संगठन प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे पास में है। 11 मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे हमने तैयार किए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो आपकी जाति आधारित जनगणना की बात करता है, जो आपको पदोन्नति में आरक्षण दिलवाने की मांग करता है, जो आपको टीएसपी क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व दिलवाने की मांग करता है, उसके मांग के साथ में ईवीएम का मुद्दा। आरएलपी वालों को मैं कहना चाहूंगा कि वहां आपका प्रतिनिधि है, ईवीएम का मुद्दा उठाइए। धीरे धीरे जीरो किया जा रहा है। ये ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, आधुनिक मनुस्मृति, जो हमारे सारे अधिकार जीरो कर रही है। हमारी नौकरियां खत्म हो रही है। विभागों में जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे विभागों को बेच रहे हैं, निजी हाथों में सौंप रहे हैं। किस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व बचा रहेगा? फिर भी कहते हो कि दुश्मन को टारगेट मत करो। क्यों ना करें दुश्मन को टारगेट? हमारी मांग है उन 11 मांगों में कि हमें निजी क्षेत्र में भी हमारे को भागीदारी देनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक को निजी क्षेत्र में। आज हमारे पास में क्या उद्योगपति है? हमारे पास में बड़े बड़े नहीं है हमारे पास में। और वो लोग उद्योगपति केवल हमें मजदूरों के लिए, मजदूर बनने के लिए हायर करते हैं। मैनेजमेंट है, हमारा कोटा जीरो है। वहां पे मैनेजमेंट में हमारा कोई, इवन टू मैनेजमेंट तो अलग बात है, सुपरविजन में तक हमारे लोगों को नहीं लिया जाता है। वहां भी जाति देख के उनको आउट किया जाता है। हमारी मांग है कि वो वहां पे निजी क्षेत्र में हमें भागीदारी दी जाए। एससी, एसटी के लोगों को उनके जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उन लोगों ने सालों से, हजारों सालों से उन जंगलों को संभाल के रखा है। जंगली जीवन जिया है उन लोगों ने, और उसके बाद में आप कोई प्रोजेक्ट के नाम से उनको जंगल खाली करवा के किसी उद्योगपति को लाके वहां बसाने के लिए, कोई बिजली घर बनाने के लिए और कोई बांध बनाने के लिए उनको विस्थापित करते हो, और उसके बाद में वो कुछ भी थोड़ा बहुत मुआवजा देके और उनको बाहर करते हो, और वो वापस वैसी की वैसी जिंदगी जीने को मजबूर करते हो। अरे इन लोगों ने, महाराणा प्रताप जो पूंजा जी की वजह से थे, वो आज हिंदुआ सूरज कहलाए। पूंजा जी की संतानें कहां हैं आज? आज जो बात करते हैं हम शिवाजी महाराज की, दुश्मन को पहचानना होगा। शिवाजी महाराज कुंभी थे, कल भी थे। हम लोगों को इतिहास पता नहीं है। हम लोगों को यह कहते हैं कि वो हिंदू सम्राट थे, तो उनकी हत्या हिंदुओं ने क्यों की? ब्राह्मणों ने क्यों की? पेशवाओं ने उनकी हत्या की थी। ये इतिहास है, उसको समझना होगा। शिवाजी के बेटे थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को धोखे से अरेस्ट करवा के और बादशाह के वहां ले जाके और उनकी हत्या करवाई गई, टुकड़े टुकड़े करवा के, और नदी में, वहां भीमा नदी में डलवाया। वहां पे एक महार ने कि मेरे राजा की ये दुर्गति की गई, उसने वहां से टुकड़े इकट्ठे करके और फिर उनका संस्कार किया। उसके बाद में उस महार की भी हत्या की गई।
और वो कौन थे जो मुगलों के साथ में जाके और मुगलों के साथ में मिलके और संभाजी महाराज की हत्या करवाई? उनको पहचानना होगा। जब मुगलों ने संभाजी की हत्या की तो वहां मुगलों का शासन होना चाहिए था, वहां पेशवाओं का शासन कैसे आया? उससे पता लगता है कि पेशवाओं की भागीदारी थी, उन्होंने साझा किया था कि वहां पे संभाजी की हत्या की जाए, राज हमें मिल जाएगा। ये दुश्मनों को पहचानना होगा। क्यों नहीं पहचान रहे? फिर हम कहते हैं कि दुश्मन को टारगेट मत करो। क्यों ना करें? हमारे लोगों को सही इतिहास क्यों नहीं बतावें? हमारे लोगों को इतिहास से वंचित किया गया। जिन लोगों ने इतिहास लिखा वो कौन थे लोग? वो बाहर के आए हुए लोग थे और वो आज दिन तक हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमें हमारा इतिहास नहीं जानने देते हैं। उनके बारे में हम लोग इतिहास लिख रहे हैं हमारा अलग से। ये चीज हमें पहचाननी होगी। आज कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं? हमारे लोगों की हत्या हो जाती है, एससी के, एसटी, ओबीसी के लोगों की हत्या हो जाती है। ओबीसी को एक रवारी को मारा गया, वहां एक बच्ची का, सीरवी बच्ची का पाली जिले में, उसको 10-12 साल की बच्ची को उसके साथ में कुकर्म करके और कुएं में डाल दिया गया। ऐसे हत्यारों को पहचानना होगा। कौन है ये लोग? हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जो ये करते हैं वो इतने सक्षम हो चुके हैं कि हत्यारों तक को बचाने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र मेघवाल के साथ में हुआ, जितेंद्र मेघवाल की सरेआम हत्या की गई और उसके हत्यारों के साथ में जो पूरा समाज खड़ा हो गया, वो हमें धमकियां दे रहा है। इन चोरों को पहचानना होगा, उन नालायकों को पहचानना होगा, हत्यारों को पहचानना होगा। उस नाम पे हमारी समस्याओं के, राष्ट्रीय समस्याओं के नाम पे हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये जन जागृति का कार्यक्रम है, साधारण कार्यक्रम नहीं है। केवल जयंती मनाने तक, जय भीम, जय बिरसा करने के तक ही सीमित नहीं है। बिरसा मुंडा ने हंसते हंसते उनको यातना देकर अंग्रेजों ने मारा। कौन थे मरवाने वाले? वहां दो समूह थे, जागीरदार और बनिए का गठबंधन था। आदिवासियों से चौथ वसूली करते थे वहां के जागीरदार और जमा करते थे वो पूंजी, वो बनिए वहां के, उनसे उनकी लड़ाई थी। और उन्होंने हमारे बिरसा मुंडा को यातना देकर, पकड़वा कर, धोखे से गिरफ्तार करवा के और अंग्रेजों से हत्या करवाई। उन लोगों को पहचानना होगा ना। हमारे साथ में हमारे रह के आप हमें कहते हो हम हिंदू हैं। अरे ये हिंदू कह के और फिर हिंदुओं से नफरत करते हो, हिंदुओं की हत्या करते हो, हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करते हो। फिर किस बात की तुम भागीदारी की बात करते हो? क्या है ये सब षड्यंत्र? इस षड्यंत्र को समझना होगा। हमने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हाईजैक हो चुकी है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ हाईजैक हो चुके हैं। राजनीति, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब हमें हाइड कर रहे हैं। किसी से हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारी बात रखेंगे। हमारे प्रतिनिधि, किसी ने डेल्टा का उदाहरण दिया, अरे हमारे प्रतिनिधि कुछ भी नहीं बोल पाए उस घटना पे, तो किस बात का हमारा प्रतिनिधि कहां हुआ? जब हमारा प्रतिनिधि हमारी बात करने को तैयार नहीं है, फिर हमारी बात कौन सुनेगा? भाई हम प्रतिनिधि को भेजते हैं राजनीति में, शासक बन के, और हमारा मुद्दा उठाएगा, हमारे सुख सुविधा की बात करेगा। वो जब हमारी बात नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन? उसके लिए विदेशों में कहीं भी, जहां कहीं भी विदेशों में क्रांतियां हुई, बदलाव हुआ, वो एक आंदोलन के मार्फत हुआ। यहां भी बदलाव लाना होगा।
बाबा साहब ने बात कही थी, उसको कह के 2 मिनट में मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। बाबा साहब ने 1955 में बॉम्बे सिद्धार्थ कॉलेज के बुद्ध भवन में एक बात कही थी कि लोकतंत्र के 2 बड़े दुश्मन है। पहला है तानाशाही। आज कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सरकार चला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे होंगे, उनकी पार्टी के प्रतिनिधि भी बैठे होंगे। आज ये तानाशाही शासन बन चुका है। उस तानाशाही शासन को समझना होगा। पहला तानाशाह और दूसरा जो ये विषमता की, जो ये सामाजिक विषमता खड़ी कर रखी है, उसके निर्माणकर्ता को समझना होगा। ये 2 बातें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो सामाजिक विषमता है, जातियां में निर्माण कर रखी है, हमने जातियों को तोड़ के समाज जोड़ने के लिए 4 समूहों का जो सताया हजारों सालों से जो अधिकारों से वंचित किया हुआ तबका है, उसको जोड़ने का काम हमने हाथ में लिया है। समाज जोड़ो, जातियां तोड़ो। जातियों पे गर्व करना बंद करो। जातियों पे अगर गर्व करना बंद करोगे तो समाज पे गर्व करोगे, और समाज जब जुड़ जाएगा तो अच्छे से अच्छा तानाशाह खत्म हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, ये मेरी कर्म भूमि भी है। मैं यहाँ पे 2001 से 2003 तक गुड़ामालानी में, दोरीमीना में, बिजलीघर में जयन था, इसलिए ये मेरी कर्म भूमि भी है। मैं आज एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से इस कर्म भूमि में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा लगा आपके बीच में मंच का जो सहयोग मिला, अच्छे वक्ता मिले और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत आभार। खास करके जो आयोजन समिति है उसका बहुत बहुत आभार। इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उनको हमें आगे बढ़ाना होगा, उनका हौसला बढ़ाना होगा। ये महिलाओं ने जो आज साथ सहयोग किया, बच्चियों ने अच्छा अपना जो भी सांस्कृतिक या उनके विचार सांस्कृतिक तरीके से जो पेश किए, बहुत ही हौसला अफजाई करने वाली बात है। और आप लोग देखिए, कॉमन बाम से कुछ भी कर रहा है, हो सकता है आपसे 100% विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब एनडीए यूपीए बन सकता है, साझा प्रोग्राम लेके और राजनीतिक पार्टियां शासन कर सकती है, तो साझा प्रोग्राम लेके और बहुजन क्रांति मोर्चे के साथ में क्यों नहीं आ सकते हो आप? आपका झंडा एजेंडा साथ में रखिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेघवाल समिति के अध्यक्ष हो या रेगर समिति के अध्यक्ष हो या भील समिति के अध्यक्ष हो, आप अपना पद छोड़ के आइए, आप अपना पद साथ में लाइए, आपकी मांगे भी लेके आइए। स्थानीय मांगे होगी, हम उसको मनवाने के लिए तैयार रहेंगे, और आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर संघर्ष कीजिए हमारे साथ में। आपके मुद्दे केवल एक एप्लीकेशन देने से हल होंगे। आज हमारी एप्लीकेशन नहीं ली जाती है, थानों में हमारी हत्याएं हो जाती है, थानों में वहाँ एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। इन बातों को लेके और समझिए आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा, सब मंच साझा किया, और संतों से निवेदन है कि आप इसी तरह से शिक्षा की अलग जगाते रहिए। हम हमारा सामाजिक कार्यक्रम जारी रखते हैं। एकता की मिसाल लेके बाहर निकले हैं। हम भी चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन सोच रहे हैं कि समाज में बदलाव आवे, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को अधिकार मिले, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में आप साथ दीजिए। और जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है, जाते जाते वो भी मैं बता दूं, जो 11 सूत्री मांगे हैं हमारी, राष्ट्रीय स्तर की मांगे भी है, लोकल स्तर की भी मांगे हैं, उसके साथ में स्थानीय मांगे भी जोड़ दीजिए। और जो 22 तारीख को हमने जो प्रथम चरण का 22 मार्च से प्रथम चरण का आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया है, सभी जिला मुख्यालयों पर
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का था, हमने दिया। उसका दूसरा चरण कल 18 अप्रैल प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैली निकाल के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने का, और 25 मई भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम आंदोलन की स्थिति में आ चुके हैं। वाम से केवल जन जागृति के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बौद्धिक विचारधारा तो चल ही रही है, लेकिन आंदोलन की कड़ी में भी हमारा कारवा आगे बढ़ चुका है। 2 बार भारत बंद हो चुका है, 13 पॉइंट रोस्टर से, और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाया। और जो सीए एनआरसी एनपीआर के मुद्दे पे जो अमित शाह गृह मंत्री वो कह रहा था कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, आज भीगी बिल्ली बनी हुई है, चुपचाप बैठे हैं। कानून पास हो चुका है लेकिन उसको लागू करने की हिम्मत नहीं है। ये हमारा संघर्ष है, और 2 अप्रैल तो आपने देख ही लिया है। हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी है, उसको हम कहीं नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, और उसका अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय बिरसा। थैंक यू।